जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज के 4th पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बात कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए, अब कैबिनेट जो कमिटीज हैं उनके बारे में तो आप जानते होंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग कमिटीज बनाती है। ठीक है, जो कैबिनेट कमिटी होती है, जो पार्लियामेंट का सारा जो काम होता है, तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके। तो मेन इनका फंक्शनिंग यही होती है। तो अलग अलग जो कैबिनेट कमिटी होती हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल में दूं आपको, तो कुछ कमिटी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हेडेड की जाती हैं उसमें से आती हैं कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, और इकोनॉमिक अफेयर यानी कि राजनीतिक मामलों से रिलेटेड यदि कैबिनेट कमिटी है, आर्थिक मामलों से रिलेटेड कैबिनेट कमिटी है, या फिर नियुक्ति संबंधित कैबिनेट कमिटी है, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और यदि बात करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर की, तो ये कैबिनेट कमिटी ऑन हाउसिंग यानी कि आवास संबंधी कैबिनेट कमिटी जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये जो कैबिनेट कमिटी जो बनाई जाती हैं, इनका स्थापना करने का जो प्रावधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1961, जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस यानी कि कार्य संचालन से रिलेटेड है, भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961, इसके द्वारा ही स्थापना की जाती है इन कैबिनेट कमिटीज की। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत में पृथक नगर पालिका कार्मिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो म्युनिसिपैलिटी का जो ये पर्सोनल सिस्टम यानी कि इसको नगर पालिका कार्मिक प्रणाली है, ये 3 तरह से डिवाइड की गई है। 3 तरह की ये पाई जाती है हमारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में। तो ये 3 कौन कौन सी है? पहली है पृथक कार्मिक प्रणाली, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। फिर उसके बाद संयुक्त कार्मिक प्रणाली और एक एकीकृत कार्मिक प्रणाली। तो इनका जो नाम है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होता है। जैसे यदि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत कार्मिक प्रणाली, ठीक है, तो एकीकृत कार्मिक प्रणाली में क्या होता है कि जो सेंट्रल लेवल के जो मेंबर होंगे म्युनिसिपैलिटी के और जो स्टेट लेवल के होंगे, उनका आपस में यदि ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हो जाएगा। एक लोकल बॉडी से दूसरी लोकल बॉडी में किया जा रहा है तो वो इजिली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि अगर हम देखी जाए जो ये पृथक कार्मिक प्रणाली है, सेपरेट पर्सोनल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर होंगे इसके, उनका यदि ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो जहां पे अपॉइंट है वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ये इनका तरीका है काम करने का। ये जो 3 मैंने आपको प्रणालियां बताई हैं, ठीक है, सेपरेट हो गया, एक यूनिफाइड, एक इंटीग्रेटेड पर्सोनल सिस्टम कार्मिक प्रणाली। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि यह प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने स्वयं के कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट, ये अन्य स्थानीय निकायों
में स्थानांतरणीय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, इनको दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह के लिए बनाए गए हैं, जहां पे इनकी नियुक्ति हुई है, जिस जगह से वहीं पे रहेंगे, इनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यदि वही इंटीग्रेटेड पर्सोनल सिस्टम होता है, एकीकृत कार्मिक प्रणाली, तो उसमें कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता था। सेंटर का कोई मेंबर है, उसका स्टेट में हो सकता था, स्टेट का सेंटर में हो सकता था, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, वही तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है, संपूर्ण भारत में पृथक नगर पालिका कार्मिक की प्रणाली का पालन किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, हर स्टेट ने अपने हिसाब से अलग अलग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, ये जो सेपरेट क्या कहते हैं, अगर ये यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम देखा जाए, जो मैंने सेकेंड वाला बताया, वो जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और यदि इंटीग्रेटेड सिस्टम देखा जाए, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो मैंने बताया, सेंट्रल स्टेट के बीच में कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ये उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी म्युनिसिपैलिटी की जो ये पर्सनल सिस्टम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1 और 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि शहरी स्थानीय निकायों की आय के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, जो अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, तो उनका जो कहाँ से फंडिंग आती है, क्या होता है, तो उसके बारे में ये बता रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, अपना पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अपनी संबंधित राज्य सरकारों और वित्त संस्थाओं से ऋण ले सकती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण राज्य के राज्यपाल की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि कोई भी अगर फंड को ट्रांसफर करना है किसी अर्बन लोकल बॉडी को, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है गवर्नर अगर किसी स्टेट का दे रहा है, तो उसके हिसाब से वो कर सकता है ट्रांसफर। तो देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ये गवर्नर जो है, कभी इसके हाथ में नहीं है कि गवर्नर के आदेश पे फंडिंग की ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये सब डिसाइड करता है कौन? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आप जानते हैं हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, जो सेंटर में काम करता है, जिसका अक्सर आप देखते हैं गठन होता है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये सेंटर जो है स्टेट्स को कितना अमाउंट देगी, जैसे पिछली बार आपको पता होगा 42% के अराउंड था, 1% जो है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को दिया गया था। तो इसी तरह से हर साल ये डिसाइड करता है, जो सेंटर के पास जितनी फंडिंग आ रही है, उसमें से कितनी फंडिंग स्टेट को दी जाएगी। साथ ही साथ यदि अगर ये जो लोकल बॉडीज हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है। सेंटर के लिए हमारा फाइनेंस कमीशन था, इनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें हमें देखने। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको यदि किसी को राष्ट्रपति बनना है, इलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आप जानते हैं सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम एज जो है 35 ईयर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन है। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट कह रहा है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। देखिए, आप जान रहे हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 उम्र और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 35 है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि लोकसभा का तो मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं फॉलो करती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ये है कि 35 उम्र होनी चाहिए इनकी जो राष्ट्रपति के लिए। फिर साथ ही साथ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि हम पहला रॉन्ग करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, फिर भी हमें 3 ऑप्शन और एलिमिनेट करने हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नाम निर्देशक को कम से कम प्रस्ताव के रूप में 20 निर्वाचकों
और अनुमोदकों के रूप में 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो आपने यदि पढ़ा होगा ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत से, तो आपको पता होगा ये 20-20 तो नहीं है, वहां पे 50-50 इलेक्टेड मेंबर होंगे एज अ प्रपोजर और 50 इलेक्टर होंगे एज अ सेकेंडर। ठीक है, यदि जिसके लिए भी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो कैंडिडेट के लिए 50 प्रपोजर होने चाहिए और 50 सेकेंडर होने चाहिए, ना कि 20-20। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचे हैं, तो हमें इसमें तीनों आंसर आना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। तो तीसरा बोला है प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार के पास 15,000 रुपए मात्र की प्रतिभूति जमा करनी होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, हाँ 15,000 रुपए देना होता है इसमें। लेकिन सरकार के पास, ये चीज आप देखिए, आपने फैक्ट फिगर अच्छे से रट लिए हैं, लेकिन जो मेन हिडन लैंग्वेज है वो आपने नहीं देखी। तो ये सरकार के पास जो बात करा, देखिए सरकार के पास ऐसा नहीं होता, ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये इनको जमा करना होता है कैश। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, फिर तभी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट को जो है प्रपोज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, किस वजह से रॉन्ग हो जाएगा? सरकार के पास की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी के साथ साथ यदि आप स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो ये कमिटीज हैं इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल आता रहता है। पंचायत से रिलेटेड जो जो कमिटी बनी थी पीआरआई, पंचायती राज सिस्टम से इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ये जो 3 कमिटीज दी हुई हैं इसमें बताना है कि इनका जो कालानुक्रम है इनको ऑर्डर में लगाना है। तो यदि देखा जाए, हमारी जो जीवीके राव कमिटी है ये कब बनाई गई थी? आप जानते हैं 1985 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमिटी बनाई थी जिनके चेयरमैनशिप दी गई थी जीवीके राव को। ठीक है, तो जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उस वक्त, जो रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे जो रूरल पावर्टी है, जो गांव में जो पावर्टी है उसको कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे जीवीके राव 1985 में। तो पहला 1985 हो गया। यदि दूसरा देखें, जो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जी हैं, तो ये कमेटी 1 साल बाद की गई थी। ठीक है, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस कमेटी को सेटअप किया था। ठीक है, और इस कमेटी ने एक पेपर बनाया था जिसका नाम था रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिवाइवल ऑफ पीआरआई, ठीक है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए। तो ये कमेटी कब आई थी? 1986 में। यदि अशोक मेहता पे आते हैं, तो ये अशोक मेहता ये काफी पुरानी कमेटी है इन दोनों से, जो कि 1977 में सेटअप की गई थी। और ये किसके द्वारा सेटअप की गई थी? जनता पार्टी के द्वारा। आप जानते जब ये हमारे वहाँ इमरजेंसी लगा था, उसके बाद से जब इमरजेंसी हट गई थी तो हमारी जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उन्होंने काफी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो सेटअप है गवर्नमेंट सेटअप, उसमें काफी चेंजेस किए थे। तो इन्होंने एक अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1977 में। तो यदि इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्रोनोलॉजी में रखेंगे, तो सबसे पहली जो है हमारी अशोक मेहता थी, 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगी हमारी 1, फिर उसके बाद 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3, 1 एंड 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बता रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किसमें आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन के उन्मुक्त किया गया था? तो देखिए, ये जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, आप जानते हैं जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा था, तो हमारा जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था और जो गवर्नमेंट थी, इनके बीच में काफी टसल चल रही थी। ठीक है, पावर के लेके, कि जो हमारी प्रेसिडेंट थी उस वक्त, मैडम प्राइम मिनिस्टर थी, वो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसको
कम करना चाहती थी। तो इसी में ये एक अमेंडमेंट आया था, 38 अमेंडमेंट था, जो कि 1975 में आया था। तो इस अमेंडमेंट ने जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी उसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बार कर दिया था कि जो हमारा क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई थी जुडिशियल रिव्यू की, उसको कर्व कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं इसमें दखल अंदाजी दे सकता है जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जा रही है। तो ये बात हुई 38 अमेंडमेंट की। फिर उसके बाद आप जानते हैं, मैंने भी बताया कि जब इमरजेंसी हटी तो उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने काफी चेंजेस किए। तो ये जो अमेंडमेंट था इसको फिर से इन्होंने हटा के जुडिशियल रिव्यू दोबारा ला दिया था। कब? 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 38 में, और इसको हटाया गया था 44th अमेंडमेंट से। तो इसका आंसर तो ए है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये 3 चीजें हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मुझे लगता है नहीं कुछ समझाने की जरूरत है कि आप जानते जो हमारा आर्टिकल 368 है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं तो उसमें इस तरह की ये आप जानते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? जो 50% प्लस 1। फिर यदि देखा जाए जो विशेष बहुमत होता है तो उसमें क्या होता है? ये तो होगा ही जो पर ये तो मतलब ये होगा उस वक्त जो लोग 50% प्लस 1 होना चाहिए, टोटल बहुमत होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। फिर उस यदि इसकी बात करें तो इसमें 2/3 लोग होने चाहिए जो उस वक्त प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टोटल जो मेंबरशिप होगी उसका 50% प्लस 1 होगा। तो ये बात हुई थी विशेष की। ठीक है, और यदि कोई ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट की भी कंसेंट लेनी जरूरी हो तो वो तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है वित्तीय आपात, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 360। तो पहला स्टेटमेंट इसका कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा करने वाली उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित की जानी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को केवल संसदीय अनुमोदन से वापस लिया जा सकता है। देखिए, जो ये हमारी पावर है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो पावर है, यदि इसको देखा जाए, यदि इसको अगर लगाना है, पूरे देश में लगाना है, तो इसमें पहले इसमें बोला गया है कि दोनों विशेष बहुमत। देखिए ये गलत हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। इसको यदि लगाना है तो दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी में काम चल जाएगा। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी से दोनों को अप्रूव करना है, अप्रूवल होना चाहिए। तो ये जब लगेगी तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने के लिए लगेगी, 3 महीने के लिए लगेगी, कुछ ऐसा प्रोविजन कहीं नहीं है। ये इनडेफिनिट टाइम के लिए लगी रहेगी। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए लगी रहेगी, और इसको यदि हटाना होगा तो प्रेसिडेंट है वो कभी भी किसी भी समय पे एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगी हुई थी इतने समय से वो हटाई जा रही है। तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई तामझाम नहीं करना है, सिंपल सी ये इमरजेंसी है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लगा दी जाती है और प्रेसिडेंट के द्वारा हटा दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, पंचायत के सदस्यों की निरहता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। सेकंड, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए, ये
जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जितने भी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो पंचायत के मेंबर है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिफर करना चाहिए। देखिए, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसी का भी, ये जो मेंबर है, इसको अगर रिफर किया जाता है तो लेजिस्लेचर के पास किया जाता है। ठीक है, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी, जो हमारी यही विधान सभा हो गई, उसके पास जाएगी रेफरेंस के लिए, ना कि ये जो बात कर रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, इनका रोल तब तक होता है जब तक इलेक्शन चल रहा है, उस टाइम तक ही रोल होता है। उसके बाद इसका रोल ये नहीं होता है कि यदि किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज है, मान लीजिए वो मेंबर बन गए हैं, बाद में ऐसा हो गया कि उनके पे कोई दिक्कत लगा दी गई कि उन्होंने कुछ धांधली की थी या कुछ, तब हाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर जो इलेक्शन कमीशन का रोल आएगा। बट यदि किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो ऐसे नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये लेजिस्लेचर है वो कर सकता है। तो इसका जो पहला आंसर है ये गलत हो जाएगा। फिर साथ ही साथ ये जो दूसरा आंसर है ये बोल रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ये राष्ट्रपति का रोल यहाँ पे नहीं है। अगर यदि किसी कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन होता तो वहां पे प्रेसिडेंट का रोल है, लेकिन यदि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इतना तो पॉलिटी पढ़े हैं कि गवर्नर का रोल आ जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आर्टिकल की बात करें तो 243 के आर्टिकल है जिसके अंतर्गत दिया गया है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है तो इनकी जो सर्विसेज कैसी होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें गवर्नर के द्वारा डिसाइड की जाएंगी, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। और यदि इनको रिमूव करना है ऑफिस से, ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए पूरा जैसे प्रोसीजर होता है कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मोशन आएगा, जैसे कि यदि हाई कोर्ट के जज की बात किया जाए जिस तरह से उसको रिमूव किया जाता है, सेम प्रोसीजर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किन मदों को संविधान की 12वीं अनुसूची में रखा गया है। देखिए, इसमें से कुछ चीजें, अब पहले तो हमें ये जानना जरूरी है 12वीं अनुसूची में है क्या। ठीक है, आप जानते हैं 11वीं और 12वीं, एक में पंचायत आ जाता है, एक में म्यूनसिपैलिटी आ जाता है। तो यदि म्यूनसिपैलिटी आता है तो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड चीजें उसमें रहेंगी, और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड चीजें इसमें आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। तो यदि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा कि पहला तो ये अगर नगरीय योजनाओं की नियोजन की बात कर रही तो ये तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का काम होता है अर्बन प्लानिंग करना, टाउन प्लानिंग करना। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर यदि देखा जाए यातायात प्रबंधन, यातायात यानी कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं आता है, ये 12th शेड्यूल में नहीं आता है। तो दूसरा, जैसे ही आपको यदि पता चलेगा, देखिए ये जो सेकंड वाला है ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि इसको डाल देना चाहिए 12th शेड्यूल में, लेकिन इस रिकमेंडेशन को अपनाया नहीं गया। ये 12th शेड्यूल में नहीं आता है ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी भी, तो दूसरा हमारा रिमूव हो जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, विवाह और विच्छेद, ऐसा भी नहीं है, म्यूनसिपैलिटी की अंतर्गत ये नहीं आता। ये आपको यदि देखा जाए तो आपको पता होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है स्टेट और मतलब कानून बनाने की यदि बात की जाए तो ये स्टेट और सेंटर दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट, कूड़ा करकट प्रबंधन, ये तो बिल्कुल सही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये किसके, ये म्यूनसिपैलिटी का ही काम होता है। आपके आसपास में आप जान रहे हैं म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है जो बोलती रहती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो आप जानते हैं ये काम उन्हीं के अंदर अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर है ये चौथा हो जाएगा और पहला, ये दोनों हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ए आंसर बचेगा 1 और 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये देखिए रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बोल रहा है, जब नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय पूरा करने के लिए धन पुनः विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, तब यह प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त
इसमें कोई अतिरिक्त व्यय सम्मिलित नहीं होता है। तो आप जानते हैं कौन से ग्रांट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टोकन ग्रांट की, यानी कि सांकेतिक अनुदान। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है कुछ पदाधिकारियों के बारे में। तो इनकी वरीयता सूची में उपयुक्त पदों में सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आप जानते हैं एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रायोरिटी लिस्ट है। ठीक है, ये जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो उनको एक वो दिया गया, प्रेसिडेंस लेवल दिया गया। इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है, फिर यदि सेकंड देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और यदि थर्ड पे देखें, देखिए शुरू के तो आप 10 को तो रट्टा मार लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी भी दे सकती है और आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया प्रेसिडेंट, सेकंड हो गया वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड हो गया प्राइम मिनिस्टर, फिर फोर्थ पे आते हैं जो हमारे स्टेट्स के गवर्नर होते हैं और वो सब आ जाते हैं। फिर फिफ्थ पे आते हैं पुराने जो प्रेसिडेंट रहते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, और डेप्यूटी पीएम फिफ्थ ए में आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत ही प्रेसिडेंस है। फिर छठवें पे आते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और सातवें पे आते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम ऑफ अलग अलग स्टेट के। ठीक है, और नीति आयोग के जो डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। ठीक है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया राज्यसभा और लोकसभा के, ये सातवें नंबर पे आते हैं। ठीक है, और यदि 9वें नंबर पे देखा जाए तो उसमें आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक, और 11वें नंबर पे आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें यदि देखा जाए सबका प्रेसिडेंस लेवल देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएंगे उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद देखा जाए तो संघ के कैबिनेट मिनिस्टर। फिर उसके बाद राज्य, ये इनका देखिए आपको मैंने बताया अटॉर्नी जनरल 11वें नंबर पे आता है, वो काफी नीचे आता है, इन सबके नीचे आता है। तो आप देखेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 लास्ट में है, फिर उसके बाद ये 2, 4, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये देखिए आपको ये जो लिस्ट है एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कौन कहाँ पे आता है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। बिल्कुल अच्छे से मतलब अगर शुरू के 10 भी याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ कथन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोला है, भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण का प्रावधान करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, राज्यसभा के धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन की अनुमति नहीं होती। देखिए ये जैसे सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है कि ये जो राज्यसभा में ये जो मोशन ऑफ थैंक्स जब प्रस्तावित होता है उस वक्त अगर कोई संशोधन आता है तो उसको जो है ऐसा दिया गया अनुमति नहीं होती, बल्कि ऐसा नहीं है, अनुमति होती है, आप कर सकते हैं उस टाइम पर भी कोई भी जो अमेंडमेंट है उसका प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो एकदम गलत हो गया। यदि पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यदि आर्टिकल 87 को देखा जाए तो उसमें दिया हुआ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको एड्रेस करना है जब सबसे पहला सेशन होता है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा का सबसे पहला सेशन जब भी होगा तो उसको जो प्रेसिडेंट है हमारे वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 87 के अंदर दिया हुआ है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और इसको कहा जाता है स्पेशल एड्रेस, मतलब अलग से इसको जब एड्रेस किया जा रहा है तो ये पहला जो प्रेसिडेंट का एड्रेसिंग होती है स्पेशल एड्रेस होता है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं उत्तर पूर्वी परिषदों के बारे में बात हो रहा है। तो उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इसमें इसके सदस्य के रूप में उत्तर पूर्वी के सभी राज्यों और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है
केंद्रीय गृह मंत्री एनईसी का उपाध्यक्ष होता है। केंद्रीय गृह मंत्री, ये स्टेटमेंट देखिए थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आप ये जानते हैं अगर यदि इसका कंपोजिशन देखा जाए, जो ये एनईसी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो इसका जो चेयरमैन होगा ये होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। चेयरमैन हमेशा जो रहेंगे इसके यूनियन होम मिनिस्टर रहेंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन अगर देखा जाए तो वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, वो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डोनर, आप नाम से आप सुनते होंगे। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और मेंबर की बात करी जाए तो इसके जितने भी गवर्नर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, 8 स्टेट आप जानना है, 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट, फिर इसको सिक्किम को बाद में अमेंडमेंट करके ऐड कर लिया गया था 2002 में। देखिए ये जो है एनईसी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के थ्रू इसको डाला गया था। तो इसका जो एक्ट था ये 1971 में पास हुआ था, जिसे उत्तर पूर्वी परिषद एक्ट जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अमेंड किया गया था कब? 2002 में, जिसमें सिक्किम को भी ऐड किया गया था। तो ये बात हो गई एनईसी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। जो ये बता रहा है कि उपाध्यक्ष होते हैं, ये गलत हो गया, ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है राज्य के मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, कि तो बिल्कुल सही है। अब जैसे सेंटर की बात करें, सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसी तरह से हमारे स्टेट की बात करें तो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसका जो ये आता है आर्टिकल 164 के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर यदि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, जो बोल रहा है राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, राष्ट्रपति जो है ये काम नहीं करता है, बल्कि गवर्नर का काम होता है कि जो मिनिस्टर है उनको ओथ दिलाना, अफर्मेशन जो है वो सारा गवर्नर का काम होता है, ना कि राष्ट्रपति का। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही आपको यदि समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट सही है, तो आपको फिर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपका आंसर ए हो जाएगा अपने आप से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका स्टेटमेंट है, संसदीय कार्य मंत्री इस समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं भारतीय संसदीय समूह यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1949 में, इसको बनाया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे। हो सकता है वो करेंटली अभी पार्लियामेंट के मेंबर हो सकता है वो रिटायर हो चुके हों, लेकिन तब भी उसके मेंबर हो। तो ये सब इसके मेंबर हो सकते हैं जो मेनली पार्लियामेंट से जुड़े हों या फिर कुछ इस फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो। तो इनका मेन काम होता है कि जो इंडिया में जो इंटरनल जो अफेयर्स चलते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डिफेंस हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एजुकेशन है, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज वो है, ये मेनली इनका होता है कि एक असिस्ट करते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको चीजों को मतलब क्या क्या चेंज लाए जा सकते हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इनका मेन काम ये होता है कि इंडिया के अंदर भी काम करते हैं और इंडिया से बाहर भी काम कर सकते हैं, जो फॉरेन स्टेट्स हैं। अगर उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट हो गया, कि मान लीजिए यूएसए की फील्ड में कोई जो है ये जो इसके मेंबर हैं इस ग्रुप के, अगर उस फील्ड में एक्सपर्ट है तो उससे रिलेटेड कुछ सजेशन देंगे, और ये काफी मिल के काम करते हैं इनके साथ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक तरह से हेल्प वाला काम होता है, बिकॉज उनके पास आप जानते हैं वो अगर फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से चीजों को चलाना है, किस तरह से उसको सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक तरह से उनके एक्सपीरियंस का यूज किया जा रहा है, ठीक है।
तो ये बात हुई, ये 1949 में बनाया गया था। ये किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया था। तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि ऐसे ही नॉर्मल ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। और वही नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। इनके द्वारा एक पुरस्कार का जो है किया जाता है, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, यह राज्यपाल का परामर्शदाता निकाय है। यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिका है। यह सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो राज्य सरकार, यह राज्यपाल का परामर्श दाता निकाय है। देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, एक तरह से एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। ठीक है, और यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यप्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा जाए, जैसे कि हमारे सेंटर में होता है वैसे ही हमारे स्टेट में होता है, जो हमारे जिसमें जो है सीएम इंक्लूड होते हैं और उनके जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हो गए वो सब रहते हैं। और इनका मेन पर्पस होता है जो गवर्नर है उनको हेल्प करना, उनको एड एंड एडवाइस करना समय समय पे जब उनको जरूरत होती है। और ये सारा जो कार्य है ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 163 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1 और 2। यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा का विघटन होने पर कोई विधेयक व्यापगत हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब कुछ कंडीशन है कि यदि मान लीजिए आप जानते हैं हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा कभी नहीं डिसॉल्व होती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे बिल्स आ गए हैं कि मान लीजिए अभी एंड होने वाला है लोकसभा का सेशन, उसी टाइम पे आया है बिल और लोकसभा का राज्यसभा से पास हो गया, अब लोकसभा में आना है, नई लोकसभा का गठन हो गया, तो इसकी वजह से बिल पे बहुत सारे असर पड़ते हैं, तो वो हमें ध्यान रखने हैं। तो पहला इसका जो स्टेटमेंट बोला है, ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ये जो बोल रहा है कि जो राज्यसभा से पारित हो गए हैं बट अभी तक लोकसभा में नहीं हुए, तो ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले बिल जो है वो लैप्स नहीं होंगे। नई लोकसभा आएगी, वो उन पे वोटिंग करेगी, वो यदि पास कर देगी तो ये फिर प्रधानमंत्री के द्वारा साइन करने के बाद, सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करने के बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो पहला जो है ये इसका आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिए गए लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित है, तो वो भी बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का विघटन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बिल पे। फिर तीसरा बोला है ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हों लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों का पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। देखिए पहले मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा ने किया था, अब राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया लोकसभा राज्यसभा। अभी पुरानी वाली तो लोकसभा राज्यसभा है नहीं, सॉरी राज्यसभा तो पुरानी ही रहेगी, लोकसभा तो ये तो नई आ गई, पुरानी वाली नहीं है, पहले पुराने वाले ने पास किया, तो भी ऐसे बिल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब नई लोकसभा इसको अगर फिर से उस पर कुछ विचार विमर्श करके उसको पास कर देगी, प्रधानमंत्री को दे देगी, फिर उनको साइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी इन तीनों की। और ये तो इसके बाद हमारा जो लास्ट बचा, ये बोला ये विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित हो लेकिन राज्यसभा में लंबित हो। ठीक है, ऐसे जो विधेयक होंगे वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, यदि अगर ये राज्यसभा में पेंडिंग है, दोनों में एक साथ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा से पास किया, लोकसभा चली गई, अब नई लोकसभा आ गई है, तो उस वक्त ये चला जाएगा क्योंकि राज्यसभा से पास नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
जो कि संघ और राज्यों को की उधार लेने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, सेंटर और हमारी जो स्टेट है, इनके पास पावर है कि यदि इनको फंड की जरूरत है, इंडिया के अंदर ही किसी से बोरो कर सकते हैं, इंडिया के बाहर बोरो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टेट का जब मन किया जहां जाके कह दिए भाई हमको पैसा चाहिए, वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत स्टेट पे बाउंडेशन है, तो वही हम देखेंगे ये क्वेश्चन। पहला बोला, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के अंदर और बाहर से उधार ले सकती है। देखिए, जो राज्य सरकार है, ये बाहर से जो है उधार नहीं ले सकती है जब तक इनको सेंटर की अनुमति ना मिल जाए। ठीक है, तो अनुमति के बाद ही ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती है। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को केंद्र की सहमति के से भारत के बाहर से उधार लेने की शक्ति थी। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उसमें क्या था कि स्टेट के पास पावर थी कि वो जो है ले सकता है, ये बोरो कर सकता है मनी, यदि उसको कंसेंट मिल रही है सेंटर की। ठीक है, तो ये किसका प्रोविजन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ठीक, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि संविधान निम्न सदन या लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा की संरचना परिवर्तित हो जाती है। देखिए, प्रत्येक ये जो जनगणना है उसके बाद आपको ये पता होगा, हमारा जो आर्टिकल 81 है उसके अंतर्गत दिया गया है कि जो हमारी जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, पीपल जो लोकसभा में है इलेक्टेड, तो उन सब की किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। जैसे यूपी हो गया, आप जानते होंगे लोकसभा में यूपी से सबसे ज्यादा मेंबर है। और यदि सिक्किम से बात किया जाए, कोई सदर्न, कोई मान ली केरला, ये सब स्टेट से बहुत कम मेंबर है। क्यों है? आप जानते हैं लोकसभा में जितनी भी मेंबरशिप होती है वो डिपेंड करती है कि मान लीजिए किसी स्टेट में ज्यादा लोग हैं तो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जो हमारी यूपी बिहार हो गई, यहाँ के जो लोकसभा में मेंबर है वो काफी ज्यादा है यदि हम कंपेयर किया जाए सदर्न स्टेट से। तो बहुत समय तक ये जो सदर्न स्टेट है ये मांग करती रही कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने चीजें चलाई जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल में काम किया। बल्कि यदि अगर नदर्न स्टेट को देखा जाए, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं यूपी की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, एजुकेशन सिस्टम उनका काफी गड़बड़ है, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन यदि अगर ऐसा कर दिया गया कि हर साल आप जानते पॉपुलेशन यूपी की बढ़ रही है, बिहार की बढ़ रही है, तो यदि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनको दे दिया गया लोकसभा में, आप जानते हैं हर साल अगर बढ़ रही है तो हर साल मेंबर्स भी बढ़ते रहेंगे लोकसभा में, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। तो इस पे काफी जो है विरोध किया गया था सदर्न स्टेट की वजह से। तो एक जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने फ्रीज कर दिया था कि 1971 तक, जो पॉपुलेशन सेंसस कब आता है आप जानते हैं, 71 में आया था, तो 1971 का जो सेंसस है सिर्फ उसी के हिसाब से जो भी मेंबर हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था कि अभी जो क्या कहते हैं नया जो सेंसस होगा उसके हिसाब से जो है मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो तब से इसको फ्रीज कर दिया गया था और फ्रीज किया गया था इसको काफी लंबे समय तक के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसने ये जो लिमिट थी 25 साल और बढ़ा दी थी कि 1971 से कहा था कि 2001 तक ऐसे ही चलेगा, फिर 2001 के बाद आप जो नया फिर सेंसस आएगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर से जब भी जैसे ये टाइमलाइन आने लगी फिर से विरोध होने लगा, तो इसकी वजह से इसको फिर से बढ़ा दिया गया 25 साल और 2026 तक। अब देखते हैं 2026 में क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित राज्यसभा मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा का सभापति इस मंच का अध्यक्ष होता है।
दूसरा, यह मंच राज्यसभा के 15 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। देखिए दूसरा तो ये सही है, ये जो एक फोरम अभी रिसेंटली बनाया गया था 2016 की बात है ये, तो इसके अंतर्गत जो है करीब 15 मेंबर थे राज्यसभा के, ठीक है, और इनका काम था कि मेनली इसको किस लिए बनाया गया था कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज उसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें 15 मेंबर थे, ठीक है, और यदि इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें जो राज्यसभा के, वो इसके एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज थे वो इसके वाइस प्रेसिडेंट इसको बनाए गए थे। इस किसकी बात कर रहे हैं? पंचायती राज से, ये जो राज्यसभा का फोरम था पंचायती राज का, ठीक है। तो इसका जो पहला बोल रहा है राज्यसभा के सभापति इस मंच के अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन थे, ना कि सभापति। तो पहला इसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा B2 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रट्टा टाइप वाला है कि इसमें से एक जैसे बोल रहा है, इसका गठन किसी छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए किया जाता है या एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है और इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं। इसका सृजन राज्य विधानमंडल के से अलग और अधिनियम द्वारा किया जाता है। देखिए आपको इतने में समझ में आ गया होगा अर्ध नगर पालिका, ठीक है। तो इतने में इसका आपको जब समझ में आ गया कि किसकी बात कर रहा है, ये टाउन एरिया कमेटी की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि नगर क्षेत्रीय समिति की बात कर रहा है। ये जो छोटे टाउन होते हैं उसके लिए इसको सेटअप किया जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये सेमी म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी होती है जो कि काम करती है। तो ये बात हो गई किसकी? टाउन एरिया कमेटी की। तो इसका आंसर बी हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है भारत सरकार के नए मंत्रालय विभाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित किए जाते हैं? देखिए भारत में जितने भी अगर नया मिनिस्ट्री कोई भी बनानी है, कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, तो ये किसके पास अथॉरिटी होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी इनको कहाँ से मिलती है? देखिए आप यदि आर्टिकल 77 आपको ध्यान में होगा तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो समय समय पर ये जो लोग गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की जो वर्किंग है उसको इजी करने के लिए वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत? आर्टिकल 77(3) के अंतर्गत बात कर रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये रूल बनाए गए थे 1961 में। तो इसके अंदर ही प्रोविजन है कि अलग अलग जो मिनिस्ट्री है, वो डिपार्टमेंट है, उनको बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो ये प्रेसिडेंट बनाते हैं समय समय पे इसी एक्ट के अंतर्गत। और किसकी एडवाइस से? आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, ठीक। यह कार्य आवंटन नियमावली 1961 के अंतर्गत प्रशासन में के लिए उत्तरदायी है। यह अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करता है। तो देखिए ये आपको ये जो सारी दिए हुए हैं चीजें, इससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा किसकी बात करता है। देखिए ये प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहा है, यानी कि प्रधान सचिव कार्यालय की बात कर रहा है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत इसका प्रशासन आता है? ये भी हमने बात की, कार्य आवंटन नियमावली 1961 के अंतर्गत। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, कि राज्यपाल द्वारा इस राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि जो राष्ट्रपति में ऐसे विधेयक पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अध्यारोहण नहीं कर सकता है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप जानते हैं कि जो गवर्नर है, यदि कोई
स्टेट ने बिल पास किया है तो गवर्नर जब उसको असेंट देगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है गवर्नर उस बिल को रख लेते हैं अपने पास और प्रेसिडेंट से कंसल्ट के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे टाइम पे गवर्नर का जो काम है वो हट जाता है। मेनली ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आ जाता है प्रेसिडेंट के अंतर्गत। तो प्रेसिडेंट के पास प्रॉपर ऐसा कोई भी चीज समय सीमा नहीं निर्धारित है, वो चाहे तो अपने पास उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने समय में इनको वापस करना है वो करके, तो कुछ भी ऐसा नहीं डिसाइड है। तो आप जानते हैं, जब अनंत काल के लिए उसको रख लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये पॉकेट वीटो की पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास है। स्टेट के लिए भी है, साथ ही साथ सेंटर के लिए भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।